नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर फिर से बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पर और देखेंगे कुछ टॉप एमसीक्यूज़ को जो कई सारे एग्जाम्स के पार्ट बन सकते हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे के पेपर पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हम लोग यहाँ पर उन्हीं तरह के सवालों को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह उन सवालों पर क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पर से कल के दिन में पेपर पर सवाल बनेगा, हर चीज़ को कवर करेंगे। 1, 2, 5, 8 जितने पॉइंट्स होंगे सब कुछ मैं आपको एक ही जगह पर दिखाने की कोशिश करूंगा। बस आपको ये करना है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आइए सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, राज्यसभा को मनी बिल कितने दिनों के भीतर वापस करना होता है। एकदम आसान सा सवाल, लेकिन बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द राज्यसभा रिटर्न ए मनी बिल, है ना। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन या फिर ऑप्शन डी 21 दिन। तो कहेंगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 14 दिन के भीतर क्या करना होता है। कहेंगे सर मनी बिल को राज्यसभा वापस कर सकता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। बाकी अब चूँकि यहाँ पर बिल को लेकर बात निकली है तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर बिल कितने टाइप के होते हैं जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है ना। तो बिल को देखोगे तो बिल बेसिकली आपको 3 तरह के देखने को मिलेंगे हमारे संविधान के हिसाब से। कितने टाइप के, कहेंगे सर 3 टाइप के। एक होता है विच इज कॉल्ड मनी बिल, जिसको क्या कहते हैं, कहेंगे सर मनी बिल कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, कहेंगे सर दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिनांस बिल। क्या कहते हैं, कहेंगे सर फिनांस बिल, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, कहेंगे सर तीसरा होता है विच इज कॉल्ड नॉर्मल बिल, जिसको क्या कहेंगे, कहेंगे सर नॉर्मल बिल कहेंगे। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब कहेंगे सर मनी बिल क्या होता है, फिनांस बिल क्या होता है और नॉर्मल बिल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। कहेंगे सर मनी बिल कहने का मतलब होता है जहाँ पर केवल और केवल मनी मैटर्स के बारे में बातें हों तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मनी बिल है। जैसे कहेंगे सर मान के चलो कि 1000 करोड़ का क्या है, कहेंगे सर एक मान के चलो कि कोई प्रोजेक्ट है जो सरकार करना चाहती है, तो हम लोग कहेंगे केवल और केवल अगर सिर्फ इतनी बात हो गई है कि सर एक प्रोजेक्ट है कितना का, कहेंगे सर 1000 करोड़ का, तो इट इज़ कॉल्ड ए मनी बिल। उसको क्या कहेंगे, मनी बिल। अब कहेंगे सर फिनांस बिल क्या है, ये भी तो उसी टाइप का लग रहा है सुनने में। कहेंगे बिल्कुल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, है ना। इसमें क्या होगा, कहेंगे सर इसमें मनी और प्लस में क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर कुछ रेगुलेशंस, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर इट इज़ कॉल्ड फिनांस बिल। आसान भाषा में अगर हम लोग यही एग्जांपल से समझे तो कहेंगे सर मान के चलो कि 1000 करोड़ प्रोजेक्ट में खर्च होगा, लेकिन उस खर्च को करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहेंगे, ऑडिट कौन करेगा, है ना। अगर ये सारी चीज़ें लिखी जाती है प्रॉपर किसी बिल में तो उसको हम लोग फिनांस बिल के नाम से जानते हैं। यानी 1000 करोड़ खर्च कैसे होगा, तो इसके लिए आप रेगुलेशंस डालोगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करके देखते हो तो इट इज़ कॉल्ड ए फिनांस बिल। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो बेसिक सा डिफरेंस आपको याद रखना है कि मनी बिल का मतलब सिर्फ मनी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, फिनांस बिल में कहेंगे सर मनी प्लस में रेगुलेशंस इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। नॉर्मल बिल क्या होता है, कहेंगे सर इसमें मनी किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें बेसिकली जैसे हम लोग एजुकेशन को लेकर जो बिल देखते हैं, जैसे क्राइम को लेकर जो बिल देखते हैं, ये सारे क्या है, कहेंगे सर ये सारे आपको नॉर्मल बिल में देखने को मिलेंगे। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अब मनी बिल को लेकर आपसे पूछा जा सकता है बताइए किस आर्टिकल में आता है, तो क्या बात करोगे, कहेंगे सर आर्टिकल 110 में, ठीक है। उसी तरह से अगर फिनांस बिल के बारे में पूछा जाता है तो कितना आर्टिकल में आएगा, कहेंगे सर आर्टिकल 117 में इसका जिक्र है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मल बिल के लिए किसी भी तरह का कोई आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा कहेंगे सर अगर मनी बिल को लेकर बात करो तो केवल और केवल क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर ओनली इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। जबकि अगर फिनांस बिल को देखोगे तो ये क्या है, कहेंगे सर मोस्टली लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन कभी कभी राज्यसभा में भी लाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। और ये क्या है, कहेंगे सर ये एनी हाउस, किसी भी हाउस में लाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है जहाँ पर से चीज़ आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा कहेंगे सर अगर कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, अगर इसके डिसीजंस को लेकर सवाल आता है तो ये डिसीजन कौन लेता है, कहेंगे सर स्पीकर ऑफ लोकसभा लेता है। कौन लेता है, कहेंगे सर स्पीकर डिसाइड करता है बेसिकली कि कौन सा बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर स्पीकर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर भी स्पीकर का कोई रोल नहीं है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। इसके अलावा कहेंगे सर यहाँ पर अगर राज्यसभा को लेकर बात करें तो उसका पावर क्या है, कहेंगे सर उसका पावर लिमिटेड होता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे,
कहेंगे सर राज्यसभा का पावर लिमिटेड होता है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी। यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर फुल पावर होता है। राज्यसभा का पावर क्या है, कहेंगे सर फुल पावर होता है। और यहाँ पर भी क्या बात कर सकते हो, कहेंगे सर यहाँ पर बेसिकली इक्वल पावर होता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कहेंगे सर अगर हम लोग इसी में बात करें कि कहेंगे सर मनी बिल में क्या जॉइंट सेशन हो सकता है, तो कहेंगे सर यहाँ पर किसी भी तरह का जॉइंट सेशन का प्रावधान नहीं होता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। जबकि यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर भी क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर भी धूमधाम से हो सकता है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। पहली बात तो ये कि मनी बिल जो है 14 दिन के भीतर राज्यसभा वापस कर सकती है। बिल को लेकर अगर बात करोगे तो टोटल 3 टाइप के होते हैं, मनी बिल, फिनांस बिल एंड नॉर्मल बिल। नॉर्मल बिल में ये सारे क्राइटेरिया है, मनी बिल में ये सारे आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे पेपर के हिसाब से, और फिनांस बिल में जहाँ पर से पेपर पर पूछा जा सकता है ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल ये वाली है। सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि UCC विच इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करा गया है ना। और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन E मेघालय, ऑप्शन B केरल, ऑप्शन C हरियाणा या फिर ऑप्शन D गोवा। तो आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन D गोवा। गोवा में क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर आपको UCC देखने को मिलेगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि UCC कहाँ पर देखने को मिलता है, कहेंगे सर गोवा में देखने को मिलता है। और आज़ादी के पहले से यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। बेसिकली पुर्तगीज जो यहाँ पर राज करते थे वो जो लोग थे उन्हीं लोगों ने यहाँ पर लागू करके रखा हुआ था, तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी अगर UCC को लेकर बात करोगे तो कुछ और भी स्टेट्स है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे गोवा के अलावा आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। कहाँ पर, कहेंगे सर उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि कब पास हुआ था, कहेंगे सर 2024 में पास हुआ था, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे सर गुजरात में भी आपको देखने को मिलता है UCC। कहाँ पर, गुजरात में अभी रिसेंट ही पास हुआ है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, कहेंगे सर रिसेंट में ही पास हुआ है ये। इसके अलावा कहेंगे सर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कहेंगे सर असम, ठीक है। तो असम में भी कुछ लेवल तक क्या है, कहेंगे सर आपको UCC देखने को मिलेगा, ठीक है। फुल UCC आपको नहीं देखने को मिलेगा, एट सर्टेन लेवल आप मतलब बात कर सकते हो कि सर असम में भी क्या है, कहेंगे सर UCC है। और अगर UCC को लेकर बात करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है संविधान में, तो कहेंगे सर ये देखने को मिलता है DPSP में। कहाँ पर, कहेंगे सर DPSP में देखने को मिलता है, विच इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको कहते हैं ना, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। आर्टिकल अगर आपसे पूछी जाए UCC को लेकर, है ना, तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर आर्टिकल आपको 44 में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर DPSP को लेकर सवाल पूछा जाता है कि बताइए DPSP जो है वो कहाँ के संविधान से लिया हुआ है, तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर आयरलैंड के सिद्धांत से। कहाँ से, कहेंगे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है ना, भारतीय संविधान में। इसके अलावा कहेंगे सर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको पार्ट पूछा जा सकता है कि बताइए DPSP किस पार्ट में है, तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। और कहेंगे सर अगर आर्टिकल पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर 36 to 51 ये आर्टिकल आपको DPSP से रिलेटेड मिलेंगे। DPSP कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने किसी क्वेश्चन में डिस्कस करके रखा है कि 3 टाइप के होते हैं, तो आप वहाँ से भी सारी चीज़ों को देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल ये है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मतलब होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली पूछा गया कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A लोकसभा, ऑप्शन B संसद, ऑप्शन C लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या फिर ऑप्शन D भारत के राष्ट्रपति। तो आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन A लोकसभा के प्रति क्या होता है, कहेंगे सर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं एक टीम की तरह काम करते हैं। किसकी तरह, कहेंगे सर टीम की तरह। और अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे नो कॉन्फिडेंस, है ना, मोशन आता है, तो क्या है, कहेंगे सर इनको कलेक्टिवली रिजाइन करना पड़ता है ना। ये कलेक्टिवली रिजाइन करता है और उस समय क्या होता है, कहेंगे सर लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है। क्या होता है, लोकसभा, कहेंगे सर ये डिजॉल्व हो जाता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर बात करोगे तो कौन सी आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा संविधान का,
कहेंगे सर आपको बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर आर्टिकल 75। कितना? कहेंगे सर आर्टिकल 75 में आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। इसमें भी कई सारे सवाल बन सकते हैं, अच्छे अच्छे वाले सवाल। तो कुछ कुछ हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे अगर आप आर्टिकल 75 का 1 देखोगे, कितना? आर्टिकल 75 का 1, तो यहाँ पर क्या है? कहेंगे सर यहाँ पर आपको पीएम के अपॉइंटमेंट को लेकर बात करी गई है कि जो कि कौन करते हैं? कहेंगे सर प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और इसी में क्या है? कहेंगे सर आपको मिनिस्टर्स भी देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? कहेंगे सर मिनिस्टर्स का भी अपॉइंटमेंट होता है, जो कि पीएम के सलाह पर होता है, पीएम के एडवाइस पर होता है और प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि स्ट्रेंथ क्या हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना, यानी कि कितने बनाए जा सकते हैं, परसेंटेज वाइज आपसे पूछी जा सकती है चीज़ों को। तो एक आर्टिकल इसमें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 75(1) का ए। और इसमें क्या है? कहेंगे सर यहाँ पर आपको मिनिस्टर्स के स्ट्रेंथ को लेकर सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए टोटल मिनिस्टर्स कितने बन सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे टोटल मिनिस्टर कितने बन सकते हैं। कहेंगे सर या तो ये 15% के बराबर बने, या फिर कहेंगे कि सर 15% से कम बने। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। किसका? कहेंगे सर लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और कहेंगे सर अगर इसी में आर्टिकल कितना देखोगे? कहेंगे सर 75 का 1B देखोगे, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कहेंगे सर यहाँ पर मिनिस्टर्स के डिसक्वालिफिकेशन को लेकर बात करी गई है। क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा? कहेंगे सर डिसक्वालिफिकेशन को लेकर बात करी गई है, क्वालिफिकेशन, है ना। तो इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? कहेंगे सर सवाल इतनी सी आपसे पूछी गई है कि बताइए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना, कि हु वॉज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, या फिर ऑप्शन डी मार्गरेट अल्वा। तो कहेंगे आंसर बनेगा ऑप्शन ए मीरा कुमार, है ना। मीरा कुमार ये बेसिकली INC से थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी। और कब बनी थी? कहेंगे सर ये बेसिकली स्पीकर बनी थी 2009 में। कब बनी थी? कहेंगे सर 2009 में बनी थी। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग स्पीकर को लेकर सवाल अगर देखें, है ना, किसको लेकर? कहेंगे सर स्पीकर को लेकर, लोकसभा स्पीकर। तो आपको पूछा जा सकता है बताइए संविधान के किस आर्टिकल में स्पीकर के बारे में जिक्र है। तो याद रखिएगा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जिक्र है। कहेंगे सर आपको 93 to 98 देखना है। कहाँ से? कहेंगे सर आर्टिकल 93 to 98 में आपको बेसिकली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें 93 में, कितना? कहेंगे सर आर्टिकल 93 में। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? कहेंगे सर यहाँ पर बेसिकली आपको मिलेगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, ठीक है। स्पीकर एंड क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे सर डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अच्छा, इसका इलेक्शन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन मतलब ये कौन बनते हैं? तो कहेंगे सर हाउस के ही मेंबर बनते हैं। कौन बनते हैं? कहेंगे सर हाउस मेंबर ही बनते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी, जहाँ पर से चीज़ आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा कहेंगे सर इसके अलावा जो चीज़ पूछी जाएगी वह है आर्टिकल 94 को लेकर। कितना? कहेंगे सर आर्टिकल 94 को लेकर। कहेंगे सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सीट वेकेशन को लेकर बात करी गई है कि सीट कैसे वेकेट माना जाएगा, रेजिग्नेशन किन को सौंपेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वगैरह, है ना, और रिमूवल कैसे होता है उनका। तो अगर हम लोग बात करें कि सीट वेकेट कैसे होगा, ठीक है, तो तभी वेकेट होगा जब उनकी मेंबरशिप समाप्त हो जाए, है ना, उनकी क्या हो जाए? कहेंगे सर हाउस मेंबरशिप जो है वो ख़त्म हो जाए। मेंबरशिप अगर ये ख़त्म हो जाती तो क्या होता है? कहेंगे सर सीट वेकेट माना जाएगा। अब आता है कि सर रेजिग्नेशन, तो स्पीकर किनको अपना रिजाइन सौंपेंगे? कहेंगे सर ये सौंपते हैं बेसिकली डिप्टी स्पीकर को। किसको? कहेंगे सर डिप्टी स्पीकर को सौंपते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। और अगर आता है कि कहेंगे सर रिमूवल, अगर उनको रिमूव करना है, ठीक है,
टाइम से पहले ही तो रिमूव करा जाएगा। तो बताइए कि कैसे होगा। तो कहेंगे सर यहाँ पर बेसिकली मेजोरिटी से क्या करा जाता है, कहेंगे सर बिल पास करा जाता है। बिल मत बोलिए उसका, आप बोलिए कि सर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है उनके खिलाफ, ठीक है, और मेजोरिटी से पास करना होता है। तो इतनी सी बात याद रखनी। लेकिन हाँ, इसमें आपको ये करना है कि सर 14 डे पहले का क्या है, कहेंगे सर नोटिस पीरियड रहता है इनका। 14 डे पहले का क्या रहेगा, कहेंगे सर नोटिस पीरियड, नोटिस, ठीक है। यहाँ पर डे ही लिख देता हूँ मैं ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो 14 डे क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर नोटिस पीरियड है इसका। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, यानी कि 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ क्या है, कहेंगे सर आपको हटाने का, ये रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, कहेंगे सर शुरू हो चुका है। तो ये बात आपको याद रखनी, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो 95 आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहाँ पर स्पीकर अगर नहीं रहेंगे तो कौन काम करेंगे हाउस का। तो इसके बारे में लिखा हुआ है ना कि आर्टिकल क्या है, कहेंगे सर 95 में मान के चलो कि स्पीकर नहीं है तो हाउस का काम कौन करेगा बॉस, कहेंगे सर हाउस का काम करेगा डेप्यूटी स्पीकर। तो इतनी सी बात यहाँ पर लिखी गई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। और सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल आपको ये देखने को मिलेगा। सवाल है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो इतनी सी बात आपको पूछी गई कि बताइए कि प्रेसिडेंट अगर किसी बिल को क्या करते हैं, कहेंगे सर होल्ड कर लेते हैं लंबे समय के लिए, तो व्हाट इज इट कॉल्ड, है ना। तो इसको क्या कहते हैं। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई। आपसे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संपूर्ण वीटो, ऑप्शन बी सस्पेंशन या सस्पेंसिव वीटो, ऑप्शन सी पॉकेट वीटो, या फिर ऑप्शन डी सस्पेंशन वीटो जिसको कहते हैं। तो कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर इसका आंसर बनता है पॉकेट वीटो। क्या बनता है, कहेंगे सर पॉकेट वीटो बनता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कहेंगे सर लंबे समय तक किसी बिल को होल्ड कर लेते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है और इसको हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो, है ना। पॉकेट वीटो का सबसे पहले यूज किसने करा था, अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर मतलब ज्ञानी जैल सिंह ने करा था पॉकेट वीटो का यूज सबसे पहले। किन्होंने, कहेंगे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखनी है। और किस एक्ट में या किस बिल के लिए करा था, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल आया था। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, है ना। और ये बिल कब आया था, कहेंगे सर ये बिल बेसिकली आया था 1986 में। कब आया था, कहेंगे सर 1986 में। तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज करा था। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। और अगर ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए कि वीटो का सबसे पहले यूज किसने करा था, तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद ने करा था। किसने करा था, कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने करा था सबसे पहली बार, ठीक है। और कौन सा वीटो का यूज करा था, कहेंगे सर एब्सोल्यूट वीटो का। किसका, कहेंगे एब्सोल्यूट वीटो का यूज करा था इन्होंने। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पेप्सू बिल आया था, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए राजेंद्र प्रसाद ने, हम लोग कहते हैं कि सर एब्सोल्यूट वीटो का यूज करा था। पेप्सू नाम था उस बिल का, ठीक है। और 1954 में आया था ये बिल। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी अब चूंकि यहाँ पर वीटो को लेकर बात निकली है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वीटो क्या होता है। वीटो का मतलब होता है बेसिकली कि किसी बिल को रोकने की शक्ति प्रेसिडेंट में होना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वीटो। वीटो का मतलब होता है किसी बिल को ना कह देना, ठीक है। आर्टिकल कहाँ पर देखने को मिलेगा, कहेंगे सर 111 में। कहाँ पर, कहेंगे सर 111 में आपको वीटो के बारे में देखने को मिलता है। और वीटो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, कहेंगे सर वीटो बेसिकली आपको 3 टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे बिल 3 टाइप का था वैसे ही वीटो भी 3 टाइप का होता है। एक होता है विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो। क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कहेंगे सर विच इज कॉल्ड सस्पेंशन वीटो, है ना, सस्पेंशन वीटो। और तीसरा क्या होता है, कहेंगे सर होता है पॉकेट वीटो। क्या होता है, पॉकेट वीटो। देखो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ पर बिल डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंशन वीटो क्या होता है, कहेंगे सर यहाँ पर बेसिकली प्रेसिडेंट बिल को क्या करते हैं, कहेंगे सर साइन करने से मतलब साइन करने से पहले उसको रिटर्न कर देते हैं, है ना, कि आप इसमें चाहो तो कुछ कुछ क्या कर लो, कहेंगे सर संशोधन कर लो, अमेंडमेंट्स कर लो, ठीक है।
तो उसको कहते हैं सस्पेंशन वीटो। और पॉकेट वीटो में क्या होता है, कहेंगे सर यहाँ पर बिल जो है वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। आसान भाषा में कहेंगे सर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कहेंगे सर उसको होल्ड कर लेंगे फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और मैंने जैसे आपको बताया कि पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने यूज करा था पॉकेट वीटो का इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल 1986 में, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि बताइए वीटो का किसने यूज करा था पहली बार, तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद ने करा था। पेप्सो बिल करके आया था, ठीक है, 1954 में, तो वहाँ पर इन्होंने करा था। और एब्सोल्यूट वीटो का यूज करा था इन्होंने। बाकी वीटो को अगर बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, कहेंगे सर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है बिल को रोकने का, है ना, या फिर डिले करने का। आर्टिकल 111 में देखने को मिलेगा 3 तरह के हम लोग कहते हैं पावर हैं। एक एब्सोल्यूट वीटो होता है, एक दूसरा सस्पेंशन वीटो होता है, थर्ड वन इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में कहेंगे सर डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी बिल, सस्पेंशन में कहेंगे सर रिटर्न हो जाएगा बिल, और पॉकेट वाला में क्या होता है, कहेंगे सर यहाँ पर बेसिकली आप देखते हो कि बिल जो है होल्ड पर चला जाता है लंबे समय के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल ये वाली है। सवाल है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा कथन सही है ना। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है कि बताइए अगर प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं तो कौन सी प्रक्रिया जो है इसमें आएगी। पहला, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू करी जा सकती है, तो इतनी सी बात। ऑप्शन बी, कहेंगे सर प्रस्ताव पर संसद के 1/3 सदस्य जो हैं उनकी मुहर लगनी चाहिए या हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को 30 दिन का नोटिस देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, प्रस्ताव को क्या बोलता है, कहेंगे सर सदन के कुल सदस्य के 75% बहुमत से क्या है, कहेंगे सर पारित किया जाना चाहिए। तो ये कहेंगे सर आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो क्या है, कहेंगे सर प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू करी जा सकती है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, ठीक है। तो कहीं पर भी हम लोग कहते हैं कि सर राष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। यहाँ पर 1/3 सदस्य जो उनका हस्ताक्षर चाहिए ये नहीं है, 30 दिन का नोटिस पीरियड या फिर 75% का बहुमत जो है, तो इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया उनके लिए लिखा हुआ नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बनेगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। बाकी आपको अगर प्रेसिडेंट के बारे में पूछे, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर प्रेसिडेंट के बारे में, तो किस पार्ट में देखने को मिलेगा, कहेंगे सर पार्ट 5 में देखने को मिलेगा संविधान में, है ना। इसके अलावा कहेंगे सर अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो क्या बोलो, कहेंगे सर 52 to 62 देखने को मिलेगा। उसमें अगर आप देखोगे आर्टिकल कितना, कहेंगे सर आर्टिकल अगर आप देखते हो 61, कितना, कहेंगे सर 61। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर यहाँ पर महाभियोग का प्रोसेस देखने को मिलेगा, या महाभियोग के बारे में देखने को मिलेगा। विच इज कॉल्ड क्या, कहेंगे सर इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं इसको, कहेंगे सर इम्पीचमेंट कहते हैं, है ना। बाकी जैसे आर्टिकल 52 में क्या है, कहेंगे सर देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 53 में क्या है, कहेंगे सर वहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में चर्चा है प्रेसिडेंट के। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज, 55 में इलेक्शन के बारे में चर्चा है। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। और आर्टिकल 61 में क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर आपको इम्पीचमेंट के बारे में देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा प्रोसेस को समझ लेते हैं कि किस तरह का प्रोसेस है, ठीक है, और कैसे होता है। तो अगर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रोसेस के बारे में, है ना। हाँ, प्रोसेस को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें चलती है। तो पहली बात है कि सर महाभियोग का प्रस्ताव जो है किसी हाउस में लाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी, जो कि यहाँ सभी आंसर में भी था हम लोगों का, ठीक है। बाकी कहेंगे सर लाने से पहले आपको क्या करना है, कहेंगे सर 14 दिन पहले का नोटिस पीरियड होता है। क्या होता है, तो 14 डे पहले का एक नोटिस पीरियड रहेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर लगभग एटलीस्ट 1/4 मेंबर जो होंगे उनका सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, 1/4 मेंबर का क्या होना चाहिए, कहेंगे सर सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट का कहने का मतलब है कहेंगे सर वो बैक करे उस बिल को या फिर उस प्रोसेस को, है ना, जिसको महाभियोग कहते हैं।
तो 1/4 मेंबर जो है उनका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जब यहाँ पर लाया जाएगा, मान के चलो कि लोकसभा में लाया गया, किस में, कहेंगे सर लोकसभा में, तो वहाँ पर क्या है, कहेंगे सर जो जिस भी हाउस में लाया जाएगा, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो वहाँ पर क्या है, कहेंगे सर फर्स्ट हाउस में मैं फर्स्ट हाउस लिखता हूँ इसको, जहाँ पर भी लाया जाए, तो वहाँ पर क्या है, कहेंगे सर 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कराना होता है। क्या कराना होता है, कहेंगे सर पास कराना होता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जब फर्स्ट हाउस से पास हो जाए, जैसे मान के चलो लोकसभा से पास हो गया, तो फिर बिल कहाँ पहुँचेगा, या फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो कहाँ पर पहुँचेगा, कहेंगे सर अब सेकेंड हाउस में पहुँचेगा। कहाँ पर, कहेंगे सर सेकेंड हाउस में। और सेकेंड हाउस में क्या होगा, कहेंगे सर सेकेंड हाउस में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो फर्स्ट हाउस जो है वो क्या करता है, कहेंगे सर बिल लाता है, सेकेंड हाउस में क्या होता है, कहेंगे सर उसको इन्वेस्टिगेट करता है। क्या करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जहाँ पर बेसिकली क्या है, कहेंगे सर प्रेसिडेंट को एक डिफेंस का मौका मिल जाता है ना। बाकी यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर अगर यहाँ पर भी सारी चीज़ें सही पाई जाती है, जिसके बाद क्या है, कहेंगे सर अगर सेकेंड हाउस 2/3 मेजोरिटी से क्या करता है, कहेंगे सर अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो फिर क्या है, कहेंगे सर उस समय प्रेसिडेंट का पद जो है वो खाली माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कहेंगे सर खाली माना जाएगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ये प्रोसेस जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है कि प्रोसेस का नाम क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्वासी, ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। अब कहेंगे सर क्वासी जुडिशियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर आसान भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं कि हाफ, मतलब कोर्ट जो है ना जिस तरह से काम करता है उसी के तरह ये भी काम करता है, लेकिन ये कोर्ट नहीं है एक्चुअली में, पार्लियामेंट में सारी चीज़ें चलती, तो हम लोग कहते हैं कि हाफ कोर्ट के जैसा यहाँ पर सिस्टम चलता है। तो विच इज कॉल्ड क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर नेक्स्ट सवाल ये वाली है। सवाल है भारत के किस राष्ट्रपति को 2 बार चुना गया था। इतनी सी बात आपसे पूछी गई है कि विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड ट्वाइस। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी के आर नारायणन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो कहेंगे सर आंसर ऑप्शन डी ही बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये लगातार 2 बार चुने गए थे। कब कब, कहेंगे सर एक हम लोग बात करते हैं कि 1952 से लेकर कब तक, कहेंगे सर 1957 तक रहे 5 साल पूरी, है ना। उसके बाद फिर 1957 में दूसरी बार बनते हैं, जो कि कब तक रहे, कहेंगे सर 1962 तक रहे 5 साल फिर से। तो ये 2 बार क्या रहे, कहेंगे सर भारत के राष्ट्रपति रहे। और यही बात आपसे पूछी गई थी कि बताइए किनको 2 बार चुना गया था, तो इनको 2 बार चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो इतनी सी बात पूछी गई है आपसे कि बताइए कि बीच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द प्रोविजंस रिलेटेड टू द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 132, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन सी 130, या फिर ऑप्शन डी 129। तो काफ़ी क्लोज आर्टिकल्स यहाँ पर पूछे गए हैं, है ना। आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 130 में क्या है, कहेंगे सर सीट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वो कहाँ पर होगा, तो बेसिकली इसके लोकेशन के बारे में बात करता है ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होगा उसके क्या बात करता है, कहेंगे सर लोकेशन के बारे में बात करता है। और अभी कहाँ पर है, कहेंगे सर अभी तो दिल्ली में है। ठीक है, अभी कहाँ पर है, कहेंगे सर अभी तो दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी क्या ये चेंज भी हो सकता है, कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है। चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है, कहेंगे सर चेंज करने के लिए प्रोसेस ये है कि अगर CJI चाह लेते हैं और प्लस में कहेंगे सर प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो, है ना, अगर वो अप्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, कहेंगे सर उस समय आर्टिकल 130 के तहत क्या है, कहेंगे सर सीट चेंज हो सकता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लो, आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो बेसिकली उसके लोकेशंस के बारे में चर्चा है।
है ना, अभी दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन अगर CJI चाहें और प्रेसिडेंट का अप्रूवल रहे तो हम लोग क्या बात करते हैं, कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का सीट जो चेंज हो सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर लगेगी उसकी सीट चेंज हो जाएगी। जैसे हो सकता है किसी का मूड हो जाए कि नहीं सर अब दिल्ली से हटा के थोड़ा सा कोलकाता की तरफ शिफ्ट करते हैं, या मान कर चलो कि दिल्ली से हटा के मुंबई साइड में शिफ्ट करते हैं, या कोई और बड़ा शहर जो है वहाँ पर हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या है, कहेंगे सर वहाँ पर CJI का हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर मूड होना चाहिए और प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना चाहिए। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। बाकी अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेकर बात करें, किसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेकर बात करें, है ना, तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा, कहेंगे सर आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक देखने को मिलेगा। कहाँ तक, कहेंगे सर 124 से 147 तक। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे अगर हम लोग कितना देखें, कहेंगे सर आर्टिकल 124 को देखें, तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के गठन को लेकर बात है, ठीक है। इसके बाद कहेंगे सर अगर हम लोग आर्टिकल कितना देखें, 124 का ही अगर हम लोग सेकेंड देखें, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होंगे उनके अपॉइंटमेंट को लेकर बात है ना, तो जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर बात है यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम लोग क्या बात करें, कहेंगे सर आर्टिकल 124 का थर्ड देखें, तो क्या है, कहेंगे सर जजेस को क्वालिफिकेशन को लेकर बात है। क्या है, कहेंगे सर क्वालिफिकेशन को लेकर बात है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी तो डायरेक्ट सवाल पूछता है, बताइए जजेस के क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कहेंगे सर अगर आर्टिकल कितना बात करें, 124 का 4, तो यहाँ पर जजेस के रिमूवल प्रोसेस को लेकर बात करी गई है। क्या है, कहेंगे सर रिमूवल प्रोसेस को लेकर बात करी गई है, ठीक है। अगर ऐसे नॉर्मली रिटायर होते हैं तो कितना साल, कहेंगे सर 65 ईयर्स उनके उम्र होने चाहिए, जिसको आपको याद रखनी है। और अगर रिमूव करे जाते हैं तो प्रोसेस क्या होगा, कहेंगे सर इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा। क्या होगा, कहेंगे सर इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कितना, कहेंगे सर आर्टिकल 126, कितना, कहेंगे सर 126, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर यहाँ पर आपको एक्टिंग CJI देखने को मिलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर एक्टिंग CJI, जिसको हम लोग कहते हैं कार्यवाहक, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उनके बारे में आर्टिकल 100 कितना पर देखने को मिलेगा, कहेंगे सर 126 में देखने को मिलेगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय गान जो है वो कब अपनाया गया था, कि व्हेन वॉज द इंडियन नेशनल एंथम अडॉप्टेड, है ना। और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो हम लोग क्या बात करेंगे, कहेंगे सर हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उसके जस्ट 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, कहेंगे सर भारत का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, उसको क्या करा गया था, कहेंगे सर अडॉप्ट करा गया था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। लिखा किसने था, तो कहेंगे सर रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं इनको, तो इन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर आते हैं। सवाल है कि भारतीय संसद के सदनों की अवधि किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मेंशन्ड। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी आर्टिकल 83, ऑप्शन सी आर्टिकल 76, या फिर आर्टिकल 120। तो कहेंगे सर आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन बी आर्टिकल 83। इसमें क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर बेसिकली हम लोग को ड्यूरेशन ऑफ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएगा। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, कहेंगे सर राज्यसभा को लेकर बात करें। किसको लेकर बात करें, कहेंगे सर राज्यसभा को लेकर बात करें, है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल कितना देखने को मिलेगा,
जहाँ पर ड्यूरेशन के बारे में बात करी गई, कहेंगे सर 83 का सेकंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कहेंगे सर 83 का फर्स्ट देखने को मिलता है ना, 83 का सेकंड में तो वो चला जाएगा। तो आर्टिकल 83 का फर्स्ट आपको देखना है, जहाँ पर राज्यसभा के बारे में आपको देखने को मिलता है। और ये क्या है, कहेंगे सर इसके बारे में ये बात करी गई कि इट इज़ ए परमानेंट हाउस। ये क्या है, कहेंगे सर परमानेंट हाउस है, ठीक है, यानी इसको डिजॉल्व नहीं करा जा सकता। लेकिन हाँ, इसमें जो भी मेंबर होंगे उसका क्या है, कहेंगे सर टेन्योर चेंज होता रहता है या फिर उनकी रिटायरमेंट होती रहती है, ठीक है। तो 1/3 मेंबर जो होंगे, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर 1/3 मेंबर, ठीक है, ये रिटायर हो जाते हैं कब, कहेंगे सर हर साल, और फिर रिप्लेस होके कोई दूसरा आते हैं इनके जगह पर। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। और उसी तरह से अगर हम लोग लोकसभा की बात करें, किसकी, कहेंगे सर लोकसभा, विच इज कॉल्ड लोअर हाउस। तो यहाँ पर जो आर्टिकल देखने को मिलेगा ड्यूरेशन को लेकर, वो क्या है, कहेंगे सर आर्टिकल देखने को मिलता है 83 का सेकेंड। कौन, कहेंगे 83 का सेकेंड आर्टिकल। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी। और यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर आपको, कहेंगे सर 5 साल में ये हाउस जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर चुनाव होंगे, उसके बाद क्या है, कहेंगे सर एक नई हाउस बनेगी। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और 5 साल कब से, कहेंगे सर फर्स्ट सीटिंग से। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर फर्स्ट सीटिंग जो होगा, है ना, तो उस समय से जोड़ा जाता है टाइम पीरियड। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लोकसभा को लेकर, तो एक इमरजेंसी पीरियड वाला आपको याद रखना है, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जाएगी, है ना, कि जब नेशनल इमरजेंसी लगे, नेशनल इमरजेंसी, तो उस समय क्या होता है, कहेंगे सर लोकसभा का जो पीरियड है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, लोकसभा का पीरियड, कहेंगे सर ये बढ़ जाता है। और क्या होता है, कहेंगे सर बेसिकली 1-1 साल करके बढ़ता है। क्या बात कर रहे हैं, एक बार में 1 साल बढ़ जाएगा। तो 1-1 साल क्या होता है, कहेंगे सर बढ़ता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। या बढ़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन हाँ बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। इसके अलावा कहेंगे सर अगर हम लोग बात करें कि अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गई, क्या बात कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो हम लोग क्या बात करते हैं, कहेंगे सर मैक्सिमम 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का पीरियड। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो किस आर्टिकल से लगता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में जिक्र है। और स्टेट इमरजेंसी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर स्टेट के लिए 356 आता है। और अगर फिनेंशियल इमरजेंसी लग रही तो कौन सी आर्टिकल यूज होती, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर आर्टिकल 360। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, कहेंगे सर फिनेंशियल इमरजेंसी, है ना, फिनेंशियल इमरजेंसी। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो ये रहे आज के 10 सवाल। आई होप आपको बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।